नमस्कार, स्वागत है आपका बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ विशाल। आज हम चर्चा करेंगे हाय कोरोना, अब ब्लैक फंगस कोरोना। एक तरफ कोरोना महामारी ने उत्तराखंड राज्य को अपनी चपेट में ले रखा है, तो दूसरी ओर अब ब्लैक फंगस नाम की बीमारी ने राजधानी देहरादून में दस्तक दे दी है। आपको बता दें कि 4 मरीजों में अब तक ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है, जबकि एक मरीज की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से राजधानी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रदेश का सबसे बड़ा दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सभी डॉक्टर्स को सबसे पहले इस बीमारी की पहचान को लेकर निर्देश दिए गए हैं। क्या है ब्लैक फंगस, क्या है इसके लक्षण और क्या सावधानी बरतने की जरूरत है, देखिए इस रिपोर्ट में। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अंशक एरन के अनुसार ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकर माइकोसिस भी कहा जाता है, यह एक तरह का दुर्लभ फंगस इन्फेक्शन है जो शरीर में बहुत तेजी से फैलता है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इसके लक्षण नाक ब्लॉक होना, नाक से खून आना, नाक के पास लालिमा के साथ दर्द होना और सांस लेने में भी तकलीफ अगर होती है, साथ ही सबके साथ आंखों की रोशनी के आगे धुंधलापन अगर आ जाता है तो जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क कर नेत्र विशेषज्ञ से जांच अवश्य कराएं। आप एडमिट हैं उस समय आपका शुगर बिल्कुल कंट्रोल में होना चाहिए। पहली चीज, जो स्टेरॉइड्स आप ले रहे हैं वो बिल्कुल डॉक्टर की सलाह से लेने, अपने आप नहीं लेने। दूसरा, एडमिशन के दौरान जो आपको ऑक्सीजन मिल रही है, उस ऑक्सीजन का जो सिलेंडर है उसमें जो पानी भरा है वो डिस्टिल्ड वाटर होना चाहिए और फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स के लिए चेंज होना चाहिए। दूसरी चीज, एडमिशन के दौरान आप ईएनटी और आई के डॉक्टर से भी सलाह लें, और खासकर एडमिशन के बाद। तीसरा पार्ट है, जब आप डिस्चार्ज हो जाते हैं हॉस्पिटल से, आपका कोरोना ठीक भी हो जाता है, तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको नाक में ब्लॉक लगे, अगर आपको नाक से ब्लीडिंग हो, अगर आपको दिखाई देने में कोई परेशानी हो, आंख में कोई तकलीफ हो, गले में कोई तकलीफ हो, या आपको कुछ नमनेस, चींटियां जैसा फीलिंग हो चेहरे पे, दांत चबाने में कोई दिक्कत हो, इन सब बातों के लिए तुरंत डॉक्टर का संपर्क करें और 2 हफ्ते के लिए कम से कम आई स्पेशलिस्ट और ईयर स्पेशलिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट को आप रेगुलरली दिखाएं। राजधानी में ब्लैक फंगस को लेकर अलर्ट जारी होते ही दून अस्पताल के नेत्र रोग विभाग ने जरूरी दवाइयां भी मंगवाने के लिए प्राचार्य को पत्र भेज दिया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के ठीक होने के बाद मरीजों में ब्लैक फंगस का अटैक हो रहा है, जिसके चलते शरीर के कई अंग खराब हो जाते हैं। कोरोना महामारी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार की तैयारियों पर सवाल खड़ा करता आया है, तो वहीं अब राजधानी में ब्लैक फंगस की एंट्री होते ही कांग्रेस ने सरकार को ठोस रणनीति बनाने के लिए सचेत कर दिया है। ये देखने में आ रहा है कि कोविड से ठीक हो जाने के बाद भी ब्लैक फंगस का अटैक हो रहा है। तो ये फंगस का अटैक उन्हीं लोगों में होता है जिनके रक्त में जो है या यूरिन में शर्करा की मात्रा अधिक होती है, और इसमें इसके बहुत ही खराब कॉन्सिक्वेंसेज हैं। इसमें कई अंग काम करना बंद कर देते हैं। कई लोगों को जहां पर काफी सीवियर केस हुआ है, उनको आंखों में संक्रमण हो गया, तो उसमें इलाज में बहुत दिक्कत हुई। तो खास तौर पे जो डायबिटिक लोग हैं, उनसे ये अपील है कि अपना डायबिटीज जो है वो किसी भी तरह नियंत्रण में रखें। दवाओं से, जो वो खाना खा रहे हैं उससे, या एक्सरसाइज करके इसको नियंत्रित करें। उत्तराखंड के अंदर ब्लैक फंगस की एंट्री हो चुकी है, जो काफी चिंता का विषय है। राज्य सरकार को समय रहते इस पर कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए, जिस प्रकार से कि कोरोना को रोकथाम के लिए राज्य सरकार विफल साबित हुई है। इनको एक साल का समय मिला था कि अगर ये चाहते तो समय रहते प्रदेश के अंदर कोरोना को काबू में कर सकते थे, लेकिन चलो जो हुआ कोई बात नहीं। अब सरकार को थोड़ा सजग होना चाहिए। एक ये जो ब्लैक फंगस की एंट्री देहरादून के अंदर हो चुकी है, सरकार को इसके लिए एक ठोस रणनीति ऐसी बनानी चाहिए कि ये आगे ना फैल सके, क्योंकि अभी तो देहरादून में ज्यादा मरीज नहीं, 4-5 मरीज देखने को मिले देहरादून के अंदर। सरकार को इसमें ठोस रणनीति बनाकर इसको यहीं पे रोक देना चाहिए, और बाकी हम आशा करते हैं कि सरकार इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाएगी, जिससे हम इसको आगे बढ़ने से रोक सकें। एक तरफ कोरोना है जो लगातार अपने पैर पसारते हुए थमने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरी ओर
ब्लैक फंगस बीमारी भी अब लोगों के मन में अपना खौफ पैदा कर रही है। हालांकि इस बीमारी को देखते हुए दून में अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन ब्लैक फंगस को रोकने के लिए सरकार की आगामी रणनीति क्या होगी यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। देहरादून से के न्यूज इंडिया के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट। पहले कोरोना की मार और अब दोहरी मार के साथ ब्लैक फंगस भी लोगों में मिलने लगा है। इससे लोगों की आंखों की रोशनी चली जा रही है, कई अंग काम करना बंद कर दे रहे हैं और सबसे ज्यादा खतरनाक यही जिनकी डायबिटीज बढ़ी रहती है, उनके लिए ब्लैक फंगस नासूर जख्म की तरह है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता शादाब शम्स और आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता हम उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शादाब भाई, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। अगर कांग्रेस का अब आरोप लग रहा है कि कोई तैयारी नहीं थी, अब ब्लैक फंगस भी आ गया, इसकी भी कोई तैयारी नहीं है, तो मुझे लगता है तैयारियां कहीं ना कहीं ब्लैक फंगस की कहीं नहीं थी। अब जो सिम्टम्स आ रहे हैं लोगों में, अब देहरादून के जो दून मेडिकल कॉलेज में भी आप लोगों ने कहा, जैसे सरकार से एक निर्देश जारी हुआ कि इसकी जितनी दवाएं हैं इसको मंगाया जाए, इनके पेशेंट को पहले देखा जाए। देखिए, मुझे लगता है कि हर चीज में राजनीति निकाल देने तैयारी नहीं है। अभी तो ब्लैक फंगस आया है, लोगों को पता चला है कि ये भी कोई बीमारी है, और जब ये पता चलता है कि ये इसके मरीज हमारे यहाँ पाए गए, एक मैक्स में पाया गया और 4 मरीज शायद दून हॉस्पिटल में पाए गए, जो स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं। ब्लैक फंगस जितना मैं समझ पाया हूँ, ये जो वातावरण में प्रताप जी, आपको रोकना चाहूंगा। इसी बीच दिल्ली चलते हैं, जहां पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। हम कर रहे हैं, सारे चित्र को देखते हैं तो जितना दुख है उतनी ही आशा है। ऐसे परिस्थिति में समाज की कुछ विकृतियां बाहर आती है, बात सही है, लेकिन जितनी विकृति बाहर आ रही उससे अधिक सत्कृति बाहर आ रही। बहुत से लोग सब प्रकार के, सब आर्थिक स्तरों से, समाज पर यह संकट है, सब पर संकट है, इसका भान रखकर स्वयं की भी चिंता कर रहे हैं और उनसे जितनी बनती है उतनी समाज की भी चिंता करती है। ऐसे उदाहरण बहुत हो रहे हैं कि अपनी चिंता किए बिना दूसरों की चिंता, दाई नीड इज ग्रेटर, इस प्रकार की वृत्ति का दर्शन समाज कर रहा है। इसको हमने ध्यान में रखना चाहिए। निराशा की परिस्थिति नहीं है, लड़ने की परिस्थिति है, कठिन परिस्थिति है, लेकिन परिस्थिति तो अपने मन के प्रतिभाव पर निर्भर करती है। क्या ये निराशा, ये रोज 10-5 लोगों के, अपरिचित लोगों के जाने के समाचार का सुनना, मीडिया के माध्यम से परिस्थिति बड़ी विकराल है उसका घोष निरंतर सुनना, ये हमारे मन को उदास बनाएगा, कटु बनाएगा? ऐसा नहीं होता। ऐसा होने से विनाश ही होता है। ऐसा अभी तक हुआ नहीं है मानवता के इतिहास में, इसलिए ऐसी सब प्रकार की बाधाओं को लांघकर मानवता आगे बढ़ी है, अब भी बढ़ेगी। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार, उनकी किशोरावस्था में उनके माता पिता दोनों, ऐसी ही महामारी चल रही थी नागपुर में प्लेग की, उसमें स्वयं की चिंता किए बिना समाज के लिए काम करते थे। उस समय तो दवाइयां भी नहीं थी। अगर समाज की चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से हम पर भी गाज गिरेगी, यह मानकर चलना पड़ता था। ऐसे समय में प्लेग के रोगियों की सेवा करते करते एक ही दिन में दोनों चले गए। डॉक्टर हेडगेवार किशोर आयु के थे, उस समय डॉक्टर नहीं बने थे, केशव कहे जाते थे। उस संवेदनक्षम आयु में उनके मन पर परिणाम क्या हुआ? क्या उनका जीवन आगे कटुता से भर गया, क्रोध से भर गया, निराश हो गए? ऐसा नहीं हुआ। इस वियोग के दुख के विष को पचाकर उन्होंने उसमें से संपूर्ण समाज के प्रति निरपेक्ष आत्मीयता का स्वभाव बनाया। जिनका जिनका उनके साथ संबंध आया है, विचारधारा से उनके हो न हो, लेकिन वो एक बात बता कहते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार यानी स्नेह प्रेम, ऐसा उनका स्वभाव बना।
जब विपत्ति आती है तो हमारी प्रवृत्ति क्या होती है? हम जानते हैं, हम भारत के लोग हैं, हम जानते हैं कि ये जीवन जरा मरण का चक्र चलते रहता है। मनुष्य एक न एक दिन जैसे पुराने कपड़े, मैले कपड़े छोड़कर नए कपड़े बदलता है, वैसे पुराना शरीर निरुपयोगी हो गया, उसको छोड़ देता है, दूसरे जन्म में आगे बढ़ने के लिए नया शरीर धारण करके आता है। ये जानने वाले हम लोग हैं। हमको ये बातें डरा नहीं सकती, निष्क्रिय निराश नहीं बना सकती। ब्रिटेन के पंतप्रधान बने चर्चिल, उसके बाद उनके कार्यालय में उनके टेबल पर एक वाक्य लिखा रहता था। वो वाक्य क्या था? प्लीज अंडरस्टैंड दैट देयर इज नो पेसिमिज्म इन दिस ऑफिस। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ डिफीट, दे डू नॉट एग्जिस्ट। हम हार की चर्चा में बिल्कुल रस नहीं रखते, क्योंकि हमारी हार नहीं होने वाली है, हमको जीतना है। संपूर्ण राष्ट्र को अपने उत्साह से, अपने वक्तृत्व से, अपने करने से चर्चिल ने इस मनस्थिति पर खड़ा किया कि चाहे जो हो, हम हारेंगे नहीं, हम शरण नहीं जाएंगे, हम जीतेंगे। और वो जीते, विपरीत परिस्थिति में जीते। उस समय का डाटा अगर फीड करते कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर कहता कि इंग्लैंड बेचिराग हो जाएगा। लेकिन लगातार महीना भर दिन रात बम के रेड़ों को झेलकर ब्रिटेन की जनता ने अपने देश को केवल टिकाया नहीं, तो उस शत्रु को पूर्ण परास्त किया। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये प्रवृत्ति ही ऐसी थी। सामने जो संकट है, जो दुख है, जो अंधकार है, उसको देखकर वो निराश नहीं हुए, उन्होंने उसको एक चुनौती मान लिया। हमको भी ऐसा संकल्प करके इस चुनौती से लड़ना है और संपूर्ण विजय इस पर पाएंगे, तब तक सतत प्रयास करते रहना है। संकल्प की दृढ़ता का जैसे महत्व है, वैसे प्रयास के सातत्य का महत्व है। पहली लहर आने के बाद हम सब लोग जरा गफलत में आ गए। क्या जनता, क्या शासन, क्या प्रशासन मालूम था? डॉक्टर लोग इशारा दे रहे थे, फिर भी थोड़े गफलत में आ गए, इसलिए संकट खड़ा हुआ। अब आगे तीसरे लहर की चर्चा कर रहे हैं, तो डरना है क्या उस चर्चा के कारण? डरना नहीं है। अगर वो आती है तो जैसे चट्टान पर टकराकर सागर की लहर चूर चूर होकर वापस लौटती है, वैसे उस आपत्ति को लौटना पड़े, ऐसी तैयारी हमको करनी है। ये प्रवृत्ति चाहिए, उसकी आवश्यकता है, और उस दृढ़ता के साथ सतत प्रयास हमको करने हैं। समुद्र मंथन के समय कितने ही रत्न निकले, लेकिन उन रत्नों के आकर्षण से प्रयास बंद नहीं हुए, मंथन चलता रहा। हलाहल विष जैसी भीति भय उत्पन्न हुआ, लेकिन उसके कारण भी प्रयास से विरत नहीं हुए। अमृत प्राप्ति होने तक प्रयास चलते रहे। और इसलिए सुभाषित में कहा है, रत्नैर महाहैर स्तुतुषुर्न देवा, उससे तोषित नहीं हुए, तुष्ट नहीं हुए। न भेजिरे भीम विषयम भीतिम, हलाल जैसा कराल विष, उसके कारण भी डरे नहीं। सुधाम विना न प्रयोयुर्विराम, अमृत मिलते तक उनके प्रयास चलते रहे। न निश्चितार्थात विरमंती धीरा, धीर लोग जो रहते हैं, धैर्यवान लोग रहते हैं, वो प्रयास सतत जारी रखते जब तक उपलब्धि होती नहीं पूरी की पूरी। हमको वैसे करना है, और स्वाभाविक आपत्ति सारी मानवता पर है। भारत को अपना उदाहरण रखना है, पूरे भारत को एक समूह के नाते सारे भेद भूलकर दोष गुणों की चर्चा अभी उसको विराम देकर, उसके लिए बाद में समय मिलेगा। अभी तो हमको सबको एक टीम के नाते काम करना है, मिलकर काम करना है। गति बढ़ाने की बात श्रीमान अजीम प्रेम जी ने की, स्पीड चाहिए। वो स्पीड कैसे तैयार होगा? सब लोग परस्पर एक टीम बनकर काम करेंगे। अभी पिछले बार पूना शहर में और इस बार भी उस शहर के उद्योजक, बड़े व्यापारी,
प्रशासन के लोग, डॉक्टर लोग, अस्पतालों के कर्मचारी, जनता के संगठनों के प्रतिनिधि, सब ने मिलकर एक समूह बनाया पीपीसीआर नाम का, और बहुत अच्छी तरह से अत्यंत कठिन परिस्थिति का सामना करके उसमें से वो निकल आए। सर्वदूर ऐसा सामूहिक प्रयास चलना चाहिए। देर से जागे तो कोई बात नहीं, सामूहिकता के बल पर अपनी गति बढ़ाकर हम ये जो सारा अंतर पड़ा है, बैकलॉग है, उसको भर के आगे निकल सकते हैं, निकलना चाहिए। कैसे करना? पहले तो अपने आप को ठीक रखना, और ठीक रखने के लिए पहली बात है संकल्प की दृढ़ता, प्रयास का सातत्य, धैर्य। प्रयत्न करने से एकदम परिणाम नहीं होता, थोड़ा देर लगता है परिणाम आने को, तब तक धैर्य रखना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। दूसरी बात है सजगता। हम सजग रहे तो बहुत अच्छा बचाव सजगता के कारण ही हो सकता है। और सक्रियता, सजगता के पहलू है स्वयं सजग रहना, क्या व्यायाम करना, उसके बारे में बताया है। प्राणायाम का उल्लेख हुआ है, ओंकार का उल्लेख हुआ है, दीर्घ श्वसन का उल्लेख हुआ है। अन्य भी जो व्यायाम अपने शरीर की प्रतिकार शक्ति, श्वसन की क्षमता, प्राणों की तेजस्विता बढ़ाने वाले, वो मन को भी बनाते हैं, ऐसे व्यायाम है। सूर्य नमस्कार जैसे हम कर सकते हैं, हमको करना चाहिए। सीखने को तो आजकल मिलता है, प्रत्यक्ष कहीं जाकर सीखने की आवश्यकता नहीं, ऑनलाइन सीखने की भी आजकल व्यवस्था हो गई है। और इन बातों को समझने वाले, सिखाने वाले तो आजकल अभ्यास के कारण आसपास भी मिलते हैं। बहुत कठिन क्रियाएं नहीं है, उसको करना। आहार ठीक रखना, शुद्ध स्वच्छ सात्विक आहार करना, शरीर की ताकत को बढ़ाने वाला आहार करना, उसके बारे में भी बहुत सारी जानकारी इंटरनेट पर आपको मिलती है। लेकिन जानकारी के बारे में ध्यान रखना। जो कहा गया कि वैज्ञानिकता का आधार लेना चाहिए, वैज्ञानिकता क्या है? परीक्षा करके लेना। कोई कहता है इसलिए वो ठीक है, ऐसा नहीं है। टेक्स्ट बुक में लिखा है इसलिए सबको लागू होगा, ऐसा भी नहीं है। नया है इसलिए ठीक है, पुराना है दकियानुसी है, ऐसा भी नहीं है। और दिल्ली से आप आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को सुने, जिन्होंने कहा कि इस टाइम अपने मन को पॉजिटिव और कोरोना को नेगेटिव रखने की जरूरत है। धैर्य के साथ हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम लोग बात कर रहे हैं कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस ने भी उत्तराखंड में कदम रख दिए। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे सदाब शम्स बीजेपी प्रवक्ता और उमाशी सोदिया जी जुड़े हुए हैं। सदाब भाई, अब अपनी बात को आप पूरा कर सकते हैं। देखिए, आज अभी आपने बहुत अच्छी बात आदरणीय मोहन भागवत सर संचालक जी की सुनाई, और मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने भी यही कहा है कि अब हमें पुरानी बातों को कुरेदने का वक्त नहीं है। हम सब लोगों को एकजुट होके, भारतवासी बन के, सारे मतभेदों को भुला के हम कैसे इस कोरोना बीमारी से लड़े, इसके लिए हमें तैयार होना है। और उन्होंने कहा कि चट्टान की तरह खड़ा हो जाना है, अपने इरादों को मजबूत करना है। हम निराशावादी लोग नहीं हैं, आशावादी लोग हैं। हमने बहुत बड़ी बड़ी महामारियों से लड़े हैं, चाहे वो प्लेग हो या अन्य कई बीमारी आई हो, देश मजबूती से लड़ा है। और आज भी देश को निराशा का माहौल नहीं, देश को एक पॉजिटिव वातावरण की आवश्यकता है। देशवासियों को सारे मतभेद भुला के, सारी पॉलिटिकल पार्टियों को सारे मतभेद भुला के एकजुट होके हमें इस कोरोना बीमारी से लड़ना है। मुझे लगता है कि आज देश को इसकी आवश्यकता है। अगर देश रहेगा, देशवासी रहेंगे, मुझे लगता है तभी बाकी चीजें भी रहेंगी। और अगर देशवासी ना रहे तो फिर कहाँ देश रह जाएगा और कहाँ हम और आप लोग रह जाएंगे। तो खाली मकान ना रह जाएं,
हम सब लोग जागरूक होते हुए बड़ी ईमानदारी से अब लोगों के लिए लड़ाई लड़ें। आपस में हम बहुत लड़ चुके, बहुत एक दूसरे को नीचा दिखा चुके, तुम्हारी गलती हमारी गलती। मुझे लगता है कि अब एक बड़ा संदेश सर संचालक जी द्वारा दिया गया और हम सब लोगों को बड़ी ईमानदारी से उसे फॉलो करना चाहिए। अब हम किसी की कमियां ना निकालें, एक दूसरे का साथ दें और बहुत ईमानदारी के साथ इस कोरोना की जंग में कोरोना को हराने के लिए, क्योंकि लगातार कोरोना अलग अलग म्यूटेंट्स कोरोना के आ रहे हैं, कहीं फंगस आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, उसकी रोकथाम के लिए गाइडलाइंस बनाई जा चुकी हैं। मुझे लगता है सुझाव भी मांगे गए हैं, वैज्ञानिकों से भी सुझाव मांगे गए हैं, बड़ी बड़ी जो हमारी विश्वविद्यालय हैं उनसे भी सुझाव मांगे गए हैं, इंटेलेक्चुअल लोगों से भी सुझाव मांगे गए हैं और स्वास्थ्य सचिव ने भी सुझाव मांगे हैं। मुझे उम्मीद है कि सब लोग अपने पॉजिटिव सुझाव सरकार को भी देंगे और जहां कहीं कमियां होंगी उन कमियों को बताएंगे। हम सब लोग मिलके उन जो कमियां हैं उन कमियों को दूर करने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि अब जिस तरह से सामने एक और बड़ा थर्ड वेव सामने नजर आ रही है, हम सब लोगों को मिलके उसकी बिल्कुल तैयारी मिलकर करनी लड़ना पड़ेगी। चाहिए और इस टाइम एकजुटता दिखाने की बात कही है उन्होंने। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ी। उमा जी, जिस तरह से मोहन भागवत जी को हम लोगों ने सुना, उन्होंने कहा कि अब एक टीम, दोष और गुण को हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे, उसके लिए बाद में भी समय मिलेगा, लेकिन इस टाइम एक टीम बनकर हमें काम करना है। देखिए, मैं बिल्कुल मोहन भागवत जी की बात से भी सहमत हूं और शादाब भाई की बात से भी सहमत हूं कि इस समय जो ये वक्त है, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है, क्योंकि कहीं आप लोग सत्ता में हैं, हम विपक्ष में हैं, और कहीं हम सत्ता में हैं और आप विपक्ष में हैं। कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियां किसी प्रदेश में सत्ता में हैं और किसी प्रदेश में विपक्ष में हैं। तो अगर हम इस समय भी सिर्फ राजनीति की बातें करते रहे तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं होगा। ये एक ऐसा वक्त है जिसमें सबको एक दूसरे का हाथ पकड़कर, एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर इस महामारी के सामने आकर युद्ध करना पड़ेगा। और हम लोग कहते हैं बिल्कुल युद्ध स्तर पर इसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। और अगर उत्तराखंड की सरकार जो है, मैं थोड़ा सा शादाब भाई में इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आप में जो मंत्रीगण और जो दूसरे विधायक हैं, ये आपस में झगड़ा करने की बजाय, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की बजाय, जैसा कि गणेश जोशी जी और काऊ जी और इन सब के बीच में त्रिवेंद्र रावत जी बीच में आके कुछ उलझुल सा बयान दे देते हैं, अगर इन सब बयानबाजी को खुद बीजेपी के नेता रोक लें तो मुझे लगता है कि हम और बेहतरीन तरीके से कोविड के विरुद्ध और अभी इस ब्लैक फंगस के विरुद्ध हम लोग लड़ाई लड़ पाएंगे। और मैं कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी जो है वो पूरी तरह से इस समय कमर कस के, कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के साथ, जनता के साथ, लोगों के साथ, बीमार व्यक्तियों के साथ काम करने के लिए तैयार है। और राजनीति करने के लिए वाकई में हमें बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूंगी कि तीरथ सरकार को इस समय जो ये नया खतरा जो हमारे सिर पे मंडरा रहा है, जिसको ब्लैक फंगस के नाम से, जिससे कि लोग अंधे हो रहे हैं और कुछ लोग इसमें मारे भी जा रहे हैं, इसके बारे में सही गाइडलाइन देनी चाहिए। सही तरीके से जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनको और जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको सही तरीके से क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये जरूर बताना चाहिए। और बीजेपी के नेतागण आपसी गुटबाजी और आपसी लड़ाई छोड़कर अगर इस समय जनता के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचें, जनता के बारे में ज्यादा से ज्यादा काम करें, तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरीन होगा। और मैं कहना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से इस समय जनता के साथ, सरकार के साथ पूरी तरह से इस युद्ध में आप लोगों के साथ है और हमें साथ में काम करना है। और मैं फिर से बोलती हूँ, आपस की लड़ाई, आपस की राजनीति के लिए हमें बहुत टाइम मिलेगा, लेकिन कहीं अगर सत्ता पक्ष जो है कुछ गलत करेगा तो उस पर उंगली उठाना, उस पर अपनी बात रखना, अपने विचार रखना, बिल्कुल। ये भी शदाब जी, जिस तरह से उमा जी ने कहा कि लगातार मंत्री, जो आपके मंत्री विधायक हैं, वो आपसी में उलझ रहे हैं, इसको हटकर भी सोचना होगा। विपक्षी तो चलिए आप पे आरोप लगा रहे, लेकिन आपकी अपनी पार्टी के विधायक मंत्री जब आपस में उलझेंगे तो वो भी एक गलत साइन है। देखिए, मैं अब आज बड़ी ईमानदारी के साथ क्योंकि सर संचालक जी ने अब कह दिया है, मैं बिल्कुल उनके बातों को मानूंगा और इनके कटाक्ष का जवाब भी नहीं दूंगा। जो इन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा, मैं नहीं बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी में क्या चल रहा है और इसकी हमें आवश्यकता भी नहीं है। इस वक्त हमारी आवश्यकता है हम लोगों की जिंदगी को कैसे बचाएं। और मैं निवेदन कर रहा हूं कि अब पॉजिटिव चीजें सामने आए विपक्ष की तरफ से भी कि हम ये कर रहे हैं, इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, इस काम को ऐसी तरह से लेके आगे बढ़ना चाहिए। कमियां तो हम सब जानते हैं कि एक दूसरे में निकालने आ गए तो किसी का बाल सर पे कोई बाल नहीं बचेगा, लेकिन इस वक्त हम राजनीतिक लाइनों से, मैंने कहा, हमें ऊपर उठने की आवश्यकता
सकता है। और सिर्फ ये कह के कि यहाँ ऐसा हो रहा है वहां ऐसा है, ये ना किया जाए। हम नहीं बच सकते, हमें काम करना है। और हमारे काम, हम लोगों को, पॉलिटिकल लोग, हम अपने आप को पॉलिटिकल पार्टियां कहते हैं, हम अपने आप को जनता का शुभचिंतक कहते हैं। अब कंपटीशन हो जाए, भूल जाइए सत्ता अलग। हम अपने आप भारतीय जनता पार्टी, आप अपने आप आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अपने आप, सब लग जाइए ना, दिखाइए कौन जनता के लिए कितना मेहनत कर सकता है, कितना काम कर सकता है। सत्ता अपना काम करे, इंडिविजुअल पार्टीज अपना काम करके दिखाएं। हम कितनी जनता की मदद कर सकते हैं, हम अपनी फंडिंग से कितना ज्यादा जब चुनाव में पैसा खर्च कर सकते हैं, अपनी पार्टियों को खड़ा करने में, अपने टिकटार्थियों को पैसा देने में। आज हम कितनी ताकत के साथ खड़े होंगे। आज हमारे कार्यकर्ता जो बड़ी बड़ी बातें टीवी चैनलों पर बैठ के तो करते हैं, आज जनता के साथ किस तरह से खड़े हो सकते हैं, इसका कंपटीशन हम करते हैं। हम ताकत के साथ खड़े होते हैं, इंडिविजुअली खड़े होते हैं और बताते हैं बड़ी ईमानदारी के साथ। इसका जब हम कोरोना को हरा देंगे तब इसकी एक डिस्कशन हम करेंगे कि किसने क्या किया। आज बहुत ईमानदारी के साथ मुझे लगता है कि आज प्रदेश को, देश को एकजुट होके कोरोना के खिलाफ लड़ने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। कोरोना के खिलाफ कटाक्ष करने की जरूरत है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। और मुझे उम्मीद है कि अब के बाद उमा जी भी इन कटाक्षों को बंद करेंगी और बहुत ताकत के साथ सजेशंस देंगी। और इनकी पार्टी से भी हम ये उम्मीद करते हैं कि अब ये भी सजेशंस देंगे और इन सजेशंस के ऊपर हम चलेंगे। मुझे उम्मीद है हम जब मिलके लड़े हैं, हमने बड़े बड़े दुश्मनों को धूल चटाई है। ये कोरोना किस खेत की मूली है, बिल्कुल लड़ेंगे ताकत के साथ, संयमता के साथ, सतर्कता के साथ एक बड़ी दीवार बनाएंगे और इस दीवार को बनाने में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। मुझे उम्मीद है एक दूसरे का। और जिस तरह से लगातार एक यूनिट की बात हो रही है, वो सारी पार्टियां एक होकर इस कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रही। उमा जी, उन्होंने कह दिया कि अब सत्ता जो कर रही वो तो करे, लेकिन पार्टियों को भी इंडिविजुअली अब आगे आकर लोगों की मदद करनी चाहिए, वो किसी भी राज्य में हो। नहीं, बिल्कुल मैं शादाब भाई के इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि हम जनप्रतिनिधि हैं और इस कोरोना के इस युद्ध में हम लोग जनता के साथ हैं, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है। क्योंकि हम लोग इस समय सिर्फ एक राजनीतिक दल नहीं है, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं। समाज में डेली हम लोग बिल्कुल सही शादाब भाई ने कहा कि जब हम लोग अपनी पार्टी को खड़ा करने के लिए रोज घर से निकल सकते हैं, काम कर सकते हैं, तो आज कोरोना के युद्ध में भी हम लोगों को निकलना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। किंतु मैं शादाब भाई से इतना जरूर कहना चाहूंगी कि आपसी देखिए, मैं बिल्कुल इस समय पार्टी के ऊपर कटाक्ष नहीं कर रही हूँ, बीजेपी के ऊपर। ना मैं तीरथ सिंह रावत जी की कमियां निकाल रही हूँ, ना मैं किसी और की कमियां निकाल रही हूँ। मैं बार बार कह रही हूँ आप गुटबाजी को, बेवजह की बात को आप बोल रही हैं, बार बार बोल रही हैं। शादाब भाई, आपके जो नेता आपस में ही झगड़ा कर रहे हैं उसको जरूर रोकिए। नहीं आएगा सुधार। मैंने बोला क्या झगड़ा कर रहे हैं, बेवजह की बात आप इशू बनाते हैं। आपके नेतागण जो आपस में झगड़ रहे हैं उसको आप जरूर रोकिए। ये बात आप गणेश जोशी जी को, विनोद चमोली जी को, काऊ साहब को और दूसरे लोगों को जरूर समझाइए कि इस समय टाइम आपसी राजनीति करने का नहीं है। इस समय टाइम ये नहीं है कि काऊ साहब कभी कांग्रेस से आए इसलिए उनकी टांग खींची जाए, और जो भी अंदरूनी राजनीति बीजेपी की है वो मत कीजिए, क्योंकि जनता को सब दिखाई देता है, विपक्ष को सब दिखाई देता है। मैं कहना चाहूंगी शादाब भाई, आप जनता को सब दिखाई देता है। और जिस तरह से अभी बातें हो रही थी एक यूनिट की, तो एक यूनिट की तरह हम लोग को कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी है। इसमें पार्टी के अंदर क्या चल रहा है और पार्टी के बाहर क्या चल रहा है, इन सब पे नजर नहीं बनानी। हम लोग को सिर्फ एक यूनिट होकर, एक टीम वर्क दिखाकर कोरोना को हराना है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हम लोगों से जुड़ने के लिए। हम लोग बात कर रहे थे जिस तरह से कोरोना के कहर के बीच अब ब्लैक फंगस ने भी पैर पसारना शुरू कर दिए हैं उत्तराखंड में, तो कहीं ना कहीं अब एकजुटता के साथ इस कोरोना वायरस से लड़ने की घड़ी आ गई है। और लगातार जिस तरह से अभी आपने आरएस प्रमुख मोहन भागवत को भी कहा, उन्होंने कहा कि मन को पॉजिटिव रखिए और कोरोना को नेगेटिव, तभी हम लोग जीत सकते हैं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।